Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to SSCD Degree College. Second year students, we are going to start our chapter number 1, lecture number 1 for this chapter name homeostasis. होम्योस्टेसिस के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो आज के टॉपिक में हम होम्योस्टेसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अच्छा जी। एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के हवाले से। क्यों? क्योंकि होम्योस्टेसिस में जितना भी कुछ आप पढ़ोगे वो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ही होगा। तो एनवायरनमेंट आपके पास क्या है, क्वेश्चन में आ रहा है इसके व्हाट इज एनवायरनमेंट। बचपन से आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है और सुनी भी है, तो थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जिस कंडीशंस में, जिस एरिया में, जिस टेम्परेचर के साथ, पीएच के साथ, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली हमारा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो प्लांट हो, जहाँ पर भी वो रह रहा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब जस्ट लाइक आप लोगों का जो एसएससीटी है, आप लोगों का कॉलेज है, ठीक है, वो आपके इसका इन्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा। आप लोगों का जो इन्वायरमेंट इस वक्त आप क्लास में मौजूद होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसएससीटी डिग्री कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, वो आपका इन्वायरमेंट होगा। इसके इर्द गिर्द आपका क्या होगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा कि इन्वायरमेंट जो एसएससीटी के अंदर इस वक्त टेम्परेचर चल रहा होगा वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में और आपके पास जो है वो दो तरह से आ जाते हैं, एक लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप जो है वो इन्वायरमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जो आपके एरिया में पाई जा रही हो, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, ठीक है, उसे आप क्या कह सकते हो, एक इन्वायरमेंट कह सकते हो, क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का क्या है, इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट, जो अमीबा है वो कहाँ रहता है भाई, वो रहता है अपने पॉन्ड वाटर के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। अमीबा का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, पॉन्ड वाटर है। इसी तरह अगर एक फिश की बात की जाए, फिश का इन्वायरमेंट क्या होता है, फिश का इन्वायरमेंट आपके पास उसका सी है जहां पर वो रह रही होती है। इसके अलावा अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, के इन्वायरमेंट में जिस पीएच पे वो रह रहा होता है, जिस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, जो भी पीएच उसके इन्वायरमेंट में है, ह्यूमिडिटी के, एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, कितनी नहीं है, ये सब उसका इन्वायरमेंट है कि वो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से रह रहा होता है। जैसे कि अगर हम अफ्रीका की तरफ चले जाएं या अमेरिका की तरफ चले जाएं, इस वक्त उनका टेम्परेचर, उनकी पीएच और उनकी ह्यूमिडिटी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का या ये कराची का, अच्छा अमेरिका जाना ही क्यों, हम अपने जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सवात वगैरह है, जो है वो मरी साइड है, ये इसका टेम्परेचर, इसकी पीएच और इसका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितना डिफरेंट होगा ना, कितनी चीज़ें अलग होंगी। कि इसमें कराची के हिसाब से देखा जाए और अगर मरी वगैरह के हिसाब से देख लिया जाए तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वो उस जगह का इन्वायरमेंट हो जाएगा। किसी भी ह्यूमन का इन्वायरमेंट ऐसे बताया जा सकता है। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हैं, सही, तो हम प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो प्लांट का जो इन्वायरमेंट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा कि जहाँ पर भी वो प्लांट रह रहा होगा, जहाँ पर भी वो प्लांट लगा हुआ होगा, उसका पानी किस तरह का है, चाहे वो खारा पानी है, मीठा पानी है, वो उसके इस पे डिपेंड करेगा। सॉइल, कि जिस सॉइल में वो रह रहा होगा वो उसका इन्वायरमेंट होगा। जिस पीएच पे उस प्लांट में वर्किंग हो रही होगी वो उसका इन्वायरमेंट होगा। जिस सनलाइट में वो रह रहा होगा, या जिस सनलाइट में वो अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, वो उसका इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तेज लाइट है, कम लाइट है, तो ये सब किस में चला जाता है स्टूडेंट्स, ये सब आपके पास इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में तो अब आप लोग जान चुके हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस है। अच्छा, होम्योस्टेसिस होता क्या है एग्जैक्टली तो होम्योस्टेसिस आपके पास जिस तरह इस बच्ची को आंसर आ गया है तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा कि मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल, एक जो है वो नॉर्मलाइज या इक्विलिब्रियम पे जो स्टेट है उसको बरकरार रखने को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस है किसी भी ऐसी चीज की स्टेबल स्टेट की, उसे क्या कहेंगे, होम्योस्टेसिस। ठीक है, अच्छा अब प्लांट्स में कैसे मेंटेनेंस हो सकती है स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट आपके पास क्या है कि प्लांट अपने अंदर हर चीज के लिए रेगुलेट करता है एक चीज को, कि कह सकेंगे कि
कोई भी चीज कम या ज्यादा हो तो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। हर चीज जो है इस दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किस चीज पे रहना पसंद करती हैं? वो इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती हैं, तवाजुन में, जो है वो बैलेंस को बरकरार रखना है, ना ज्यादा ना कम, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। डाइट ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपको खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल खाना चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिल सके। ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम्स, बीमारियां, ना खाएंगे तब भी बीमारियां। तो हर चीज को क्या करना है? एक नॉर्मल स्टेट पे रखना है, ठीक है। तो बॉडी में जो भी स्टेबिलिटी होती है, अब वो प्लांट की ले ली जाए या जो है वो आपके पास किसी भी एनिमल की ले ली जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाती है बच्चों? वो आपके पास होम्योस्टेसिस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि अगर कभी भी आप देखें कि इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, अब मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉक अबाउट द प्लांट। तो प्लांट में अगर इंटरनल एनवायरनमेंट किसी भी बॉडी का स्टेबल है, तो तमाम बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं? स्टेबल वर्क कर रहे होते हैं। जैसे अगर मेरा बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मेरी बॉडी में ले लीजिए या प्लांट की बॉडी में, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ना, तो हम प्लांट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट पूरा स्टेबल वर्क कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक से अगर कोई भी चेंज बॉडी में आ जाता है, तो प्लांट की बॉडी क्या हो जाएगी? अनस्टेबल कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यही होता है कि कोई चीज नॉर्मल अपनी हालत में रहती है और जैसे ही उसमें कोई चीज डाली जाए तो वो क्या होना शुरू हो जाती है? अनस्टेबल कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। और फिर क्या होगा? वो वापस से अपनी कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, सही। जैसे ली चैटले प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, तो वो यही कह रहा था कि बाहर से अगर कोई चीज आ रही होती है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर दी होती है, फिर वापस से वो क्या करना शुरू करती है? अपनी कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे अगर एक बंदा बीमार है, सही है, पहले तो वो नॉर्मल स्टेबल हालत में है, उसके बाद उसने क्या किया बच्चों? अपनी जो है वो नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में, फिर उसने अपनी डाइट छोड़ दी, खाना खाना छोड़ दिया, वो किस में चला जाएगा? अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। अब बॉडी क्या करना शुरू करेगी? बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, बॉडी वापस से क्या करना शुरू करेगी? उस स्टेबल कंडीशन को हासिल करने के लिए या स्टेबल स्टेट को हासिल करने के लिए बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी खाना खाने की, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि आपके पास होम्योस्टेसिस क्या होगा कि बॉडी को हर हालत में स्टेबल कंडीशन में रहना है। कोई भी अनस्टेबल होगी चीज तो वो वापस कोशिश करेगी किसकी तरफ जाने के लिए? स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। तो होम्योस्टेसिस को हम एक और डेफिनेशन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि द मैकेनिज्म इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी आर प्रॉपर्ली मेंटेन। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें प्लांट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब प्लांट के जो अंदर बॉडी का, जो प्लांट की बॉडी का एनवायरनमेंट है, ठीक है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए, इसे होम्योस्टेसिस कहेंगे, ठीक है। कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा हो, प्रॉपर स्टेबल कंडीशन में हो, उसे कहेंगे, उसकी नो हाउ रखने को या उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे, ठीक है। कि किस तरह से प्लांट कहीं सही तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा, प्लांट में कोई कमी तो नहीं हो रही, कोई और चीज प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, तो ये चीजें जो है वो क्या कहलाएंगी? होम्योस्टेसिस कहलाएंगी प्लांट की। ओके, एस्पेक्ट्स टू अचीव द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अचीव करने के लिए बॉडी को 3 एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी प्लांट की बॉडी को या नॉर्मली किसी भी बॉडी को ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ले लीजिए, तो होम्योस्टेसिस जो है उसने अचीव करना है, अगर ये हासिल करना है तो उसके लिए उसको 3 मराहिल से गुजरना पड़ेगा। वो 3 मराहिल इसमें होने ज़रूरी है, यानी कि 3 स्टेप्स उनमें होना ज़रूरी है। पहला स्टेप जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? ओस्मो रेगुलेशन। आगे जाएंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। दूसरा पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। ओस्मो का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जब हम भी पानी की बात कर रहे होते हैं तो या सॉल्यूट की बात कर रहे थे तो ओस्मो से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ओस्मोसिस याद आ रहा होगा ना। तो ऐसा मतलब ऐसी होम्योस्टेसिस किस तरह से अचीव हो सकती है? वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस से।
थर्मो रेगुलेशन, थर्मो से साफ जाहिर हो रहा है कि ये क्या हो रहा होगा। थर्मो का मतलब ही हम कब यूज कर रहे होते हैं, टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो जब भी टेम्परेचर की रेगुलेशन हो रही होगी तो वो क्या कहलाएगी, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर जब भी टेम्परेचर की रेगुलेशन हो रही होगी तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, हो थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है आपके पास एक्सक्रीशन, कि बॉडी का जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है, बहुत सारी चीजें आपके पास बनती हैं तो कुछ ना कुछ उनमें से जो है वो वेस्ट भी निकलता है। अब वो बॉडी का वेस्ट जो है प्लांट की बॉडी में, वो भी तो एक्सक्रीट आउट होना है। तो वो क्या किस प्रोसेस में चला जाता है, वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे जो आप लोगों ने समझे। कौन कौन से थे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो क्या करवा सकता है, जिनकी वजह से आप क्या अटेन कर सकते हो, आप लोग जो है वो होम्योस्टेसिस अचीव कर सकते हो या अटेन कर सकते हो। तो पहले चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल का डिटरमाइन किया जा सके बाय वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे अगर आपको पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ओस्मोसिस क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम उसमें बात कर रहे होते हैं कि वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि कोई भी नमक हो गया, कोई भी चीनी हो गई, इस तरह का कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हो, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में होता है। अब सॉल्यूट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपके पास वाटर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके चलना, वाटर की और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस रख के चलना, क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की या सॉल्यूट की, ये सब किस में चला जाता है, उसमें रेगुलेशन में। अब आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, एक प्लांट है, उसके अंदर वाटर की कमी होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उसे क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका एक बाहर के एनवायरनमेंट के लिए वो होता है कि रिस्पॉन्स होता है, वो हमें दिखा रहा होता है कि इट नीड सम वाटर। तो हम उसे जैसे ही वाटर चाहिए होता है तो वो क्या कर रहा होता है, बाहर के लिए रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट बाय अ बॉडी, किसी भी प्लांट बॉडी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट हो किसी भी बॉडी में, तो वो हम किस में ले जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। बस दो चीजों को याद रखना है ऑस्मो रेगुलेशन में, आपके पास एक तो वाटर आ जाता है, दूसरा आपके पास सॉल्यूट आ जाता है। इन दोनों की बैलेंसिंग होनी जरूरी है कि बॉडी में कितना अमाउंट का वाटर चाहिए और कितने ही अमाउंट का सॉल्यूट चाहिए, इन दोनों को बरकरार रखना कि ना पानी ज्यादा हो जाए ना पानी कम हो, ना सॉल्यूट ज्यादा हो ना सॉल्यूट कम हो। इन चीजों का ख्याल रखना किसका काम है, ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म का काम है। वाटर इज अ बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, वाटर आपको पता है एक बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर वाटर नहीं होगा, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगी कंसंट्रेशन वाटर की, पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज जब फॉर्मेशन हो रही थी तब भी उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट की बॉडी को तो उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो असल मकसद ऑस्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस को बैलेंस करना क्यों है, ताकि बॉडी बैलेंस में रहे, अनस्टेबल कंडीशन में ना जाए, स्टेबल रहे, अपनी जो है वो हेल्थ प्लांट की जो है वो स्टेबल रहे, खराब ना हो। तो जो है वो हमें ख्याल किसका रखना होगा, ऑस्मो रेगुलेशन के एक प्रोसेस का, जिसमें आपके पास वाटर और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन को बैलेंस रख के चलना होता है। वाटर अगर नहीं होगा तो प्लांट का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है प्लांट की, वो तमाम की तमाम क्या होना शुरू हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, इन डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए हमें किसका, बॉडी को एक जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है। अब आपने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोसिस के बारे में तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हैं कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। याद है आपको बात कि ओस्मोसिस एग्जैक्टली होता क्या था, कि पानी का हायर कंसंट्रेशन से मूव करना किसकी तरफ, लोअर की तरफ। जहां पानी ज्यादा होगा, सही है, वहां से किसकी तरफ मूव कर जाएगा, वो लोअर की तरफ। अगर बॉडी में किसी जगह पानी ज्यादा है और किसी जगह पानी कम है तो पानी ज्यादा से किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उस कम वाले पार्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उस पार्ट की कमी जो है पानी की वो पूरा होना शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपके पास एक्सक्रीशन का था। एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी से जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनका रिमूवल हो जाना।
क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। जैसे पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में वो प्लांट की बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, वो भी एक अनवांटेड जो है वो वाटर होता है कि जितना प्लांट को ज़रूरत होती है वो उतना रख लेता है, बाकी वो जो है वो ट्रांसपायर कर देता है ताकि अपने प्लांट की बॉडी को जो है वो क्या कर सके, कूल डाउन कर सके। तो वो भी एक अनवांटेड और एक्सेस में एक चीज़ मौजूद होती है, सब्सटेंस मौजूद है, प्लांट में पानी मौजूद है अनवांटेड, तो उसकी रिमूवल को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कुछ इस तरह की आपके पास पिक्चर है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के रिमूवल ऑफ दी सॉल्ट्स एंड वाटर, जो पानी जो ज़मीन से उसने प्लांट ने एक्सेस में सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिए थे, जितना उसे चाहिए था, जितना पानी और जितने सॉल्ट उसे चाहिए थे उसने वो एब्जॉर्ब करे, अपना काम किया, और बाकी को उसने क्या किया, निकाल दिया थ्रू स्टोमेटा बाय द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेशन एंड ग्यूटेशंस। ठीक है, ये ग्यूटेशंस हो रही हैं, ये जिस तरह से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, आप लोग पहले भी ग्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके हो। तो ये ग्यूटेशन हो रही है और दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपायरेशन वाटर वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तो ड्रॉपलेट्स हैं और ये वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, अब थर्मो रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि प्लांट की बॉडी को अपना टेम्परेचर भी तो नॉर्मल रखना पड़ेगा। बाहर ज़्यादा गर्मी है तो उसने क्या करना है, अंदर वाले टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर, बाहर की गर्मी, सनलाइट जो है वो उस प्लांट पर इफेक्ट करेगी तो प्लांट के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने की वजह से प्लांट के जितने भी अंदर सेल्स हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं। ठीक है, सही तरीके से फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाती, एक लिमिटेड लाइट चाहिए होती है प्लांट को फूड प्रिपरेशन के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो प्लांट अगर टॉलरेबल लिमिट तक जो है वो बर्दाश्त करता है और उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, वो अपनी बॉडी के अंदर से वो पानी को रिमूव करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। जैसे ही पानी बाहर जाता है तो वो ठंडक महसूस करवाता है प्लांट को, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा होता है, अपना टेम्परेचर भी रेगुलेट करके चल रहा होता है, टॉलरेबल लिमिट तक बर्दाश्त कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जब हाई टेम्परेचर है आपके पास, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है टू ड्रॉप आउट द इंटरनल टेम्परेचर, ताकि अंदर का जो प्लांट का टेम्परेचर है वो कम हो सके। ठीक है बच्चों, तो थर्मो रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है? अगर इस तरह से थर्मो रेगुलेशन नहीं होती तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लांट तबाह हो जाएगा, उसका कोई मकसद नहीं रहेगा लाइफ का, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा फूड को, वो आगे सीड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, वो आगे फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो वो प्लांट क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो अंदर से जितना वाटर है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स बाहर पड़ते हैं तो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठंडक पहुंचती है तो प्लांट का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फंक्शन आसानी से कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी अगर आपने पढ़ा है या एनिमल बॉडी में भी अगर आपने पढ़ा हो, तो एंजाइम्स जो है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देते हैं, और जब एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, वर्क नहीं हो पाएगा, आपकी जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो बॉडी में, वो भी नहीं हो पाएंगी। तो प्लांट के लिए थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों प्रोसेस ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास होम्योस्टेसिस का जो अचीवमेंट है वो हो सकेगी। अगर ये तीनों प्रोसेस ना हो तो प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो है प्लांट बर्बाद हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रोसेस क्या था, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, ओस्मो रेगुलेशन, कि जिसमें आपने प्लांट और वाटर के सॉल्यूट को बैलेंस करके चलना होता है, ना पानी, बॉडी को देखना कि भाई प्लांट के अंदर कहीं कमी तो नहीं हो रही पानी की, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा पानी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना किसका काम है, ओस्मो रेगुलेशन का। दूसरा काम ये है कि एक्सक्रीशन, अगर बॉडी में बहुत सारा सॉल्यूट आ जाए, बहुत सारा पानी आ जाए, तो प्लांट की बॉडी का जो सेल है, प्लांट के अंदर जो सेल है वो बर्स्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना किसका काम है, होम्योस्टेसिस का, कि वो उसने प्लांट को क्या करना है, पूरा उसने संभाल के रखना है, प्लांट के अंदर के जितने भी सेल्स हैं उनको सेफ रखना है, उनको बर्स्ट होने नहीं देना। ठीक, तो ये एक्सक्रीशन इसलिए होती है ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए और प्लांट डिस्टर्ब ना हो जाए, या डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो फिर वो एक्सक्रीट आउट करता है सॉल्ट्स को और वाटर को। तीसरा स्टेप क्या है, थर्मो रेगुलेशन, अगर टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तब भी प्लांट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी तो फिर प्लांट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो क्या करना शुरू करते हैं, वो अपने जो है वो ट्रांसपायरेशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर जो है वो बॉडी नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देती है। तो इस स्टेप को कहते हैं, ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस अचीव करने के लिए ज़रूरी है। मूविंग टूवर्ड्स, अगर बॉडी
आपको मतलब किसी भी बॉडी को कैसे पता चल सकता है कि उसके अंदर कोई चेंज आना चाहिए? कोई ना कोई सिस्टम तो ऐसा मौजूद होना चाहिए ना कि जिससे पता लग जाए कि बॉडी में इस वक्त चेंज आ रहा है और इस वक्त मुझे ज़रूरत है कि मैं इस चेंज को ओवरकम करूं। प्लांट के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि दिमाग तो नहीं है कि मुझे जैसे प्यास लग रही है तो मैं जाके फौरन पानी पी लूं, है ना। तो प्लांट के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कैसे बॉडी को जो है वो क्या करेगा, वो कैसे चेंज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो भाई कि कब काम उससे शुरू करना है और कब स्टॉप करना है, तो ये भी जो है वो बॉडी को कैसे पता चलेगा? एक प्लांट है, सिंपल सी बात है ना भाई, कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे खाना खाना है, मैंने जाके खाना खा लिया, मुझे मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे मेरी प्यास खत्म हो गई, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। लेकिन प्लांट को जब भूख लग रही है तो उसे कैसे पता लगेगा उसे भूख लग रही है? प्लांट को जब प्यास लग रही है तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसे प्यास लग रही है? तो बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है, हर बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट सिस्टम हो, चाहे वो आपके पास कौन सा हो ऑर्गेनिज्म सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, एक फीडबैक सिस्टम मौजूद होता है जो कि उसको बता रहा होता है कि यार इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त आपने काम कर रहा है। और ये फीडबैक ह्यूमन में कौन होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। ह्यूमन में कौन काम कर रहा होता है फीडबैक सिस्टम पे? ब्रेन। मुझे भूख लग रही, ठीक है, लग रही है, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि भाई हाँ मुझे भूख लग रही है, मेरे केमिकल्स रिलीज हुए हैं, पेट में भूख सख्त वाली लग रही है। अब दिमाग में जाके पहुंचा कि हाँ मुझे खाना खाना चाहिए, फिर मैंने जाके खाना खाया, मेरे दिमाग में पहले पहुंचा फिर मैंने खाना खाया। तो ये क्या है? ये मेरा फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। कि ह्यूमन का फीडबैक सिस्टम क्या हो गया? उसका ब्रेन हो गया। अब आपके पास किसी भी प्लांट का फीडबैक सिस्टम होना ज़रूरी है जो कि बताएगा उसे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कह सकते हैं फीडबैक सिस्टम को, जो कि उसे बताएगा कि आपको बस अब भूख लग रही है तो अब आपने क्या करना है। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो अब आपने क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अब आपने बॉडी में ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर कम हो सके, है ना। तो ये चीज़ें कौन बताता है उसे? चेक एंड बैलेंस सिस्टम या फिर फीडबैक सिस्टम। 3 थिंग्स विच वर्क एंड नो हाउ टू वर्क एंड व्हेन। 3 चीज़ें काम करती हैं प्लांट की बॉडी में भी, एनिमल की बॉडी में भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। 3 चीज़ें काम कर रही होती हैं जो बता रही होती है कि उसने अब नेक्स्ट मूवमेंट में क्या करना है, क्या और कैसे करना है। तो पहला काम क्या होता है भाई? पहला तो रिसेप्टर्स हैं। आपकी स्किन पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको गर्म और ठंडे के बारे में बता रहे होते हैं। नोट किया है कभी? कभी भी गर्म चीज़ को हाथ लगता है फौरन हाथ पीछे क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके रिसेप्टर्स ने फौरन फौरन काम किया, आपको फील हुआ। ये रिसेप्टर्स आपके क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, सीधा इंफॉर्मेशन रिसीव की। रिसेप्टर ने क्या किया? कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव किया। अब जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में अगर उसने अपना टेम्परेचर लो करना है, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना है, तो वो कैसे करेगा? रिसेप्टर्स ने हीट ली जो सनलाइट से उसके ऊपर पड़ रही थी, वो रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर पड़ी। रिसेप्टर्स ने फील किया कि भाई जो हीट है वो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से या जो प्लांट के बॉडी टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा है। अब रिसेप्टर्स ने क्या काम किया? रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन भेजेगा न्यूक्लियस को, क्योंकि प्लांट में क्या मौजूद है भाई? न्यूक्लियस मौजूद है, तो सीधा वो किसको भेजेगा? न्यूक्लियस को भेजेगा। हमारे भी अगर बात करेंगे तो हमें किसको भेजेगा? वो रिसेप्टर्स ने सीधा जो है वो, हमारा फीडबैक सिस्टम कौन है? ब्रेन है। तो सीधा जो रिसेप्टर है वो ब्रेन को भेजेगा ह्यूमन में। और एनिमल में या मतलब सॉरी प्लांट में वो किसको भेजेगा? रिसेप्टर वो न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि अब आपने क्या करना है, ऐसे जो है वो वर्क करना है कि जिसकी वजह से क्या हो? बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाए। अब मैसेज किसके पास गया? न्यूक्लियस के पास गया। इसने अपने एंजाइम्स को इफेक्ट करवाया और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को ऑन कर दिया। अब ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रही है, सही है, इसने ऑन किया और सीधा मैसेज कहाँ गया? इफेक्टर्स के पास। ब्रेन ने मैसेज किसको दिया? इफेक्टर को दिया कि भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम काम करो। रिसेप्टर ने क्या किया भाई? रिसेप्टर ने सनलाइट को कैच किया, सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, आके प्लांट पे पड़ी, प्लांट के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद थे, उन रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन या मैसेज किसको दिया? न्यूक्लियस को दिया। उन न्यूक्लियस ने क्या किया? उन न्यूक्लियस ने जो है वो एक मैसेज ट्रांसफर किया, किसको? इफेक्टर को। इफेक्टर एक आपके पास के उसने काम कर रहा है, तो इफेक्टर आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपके पास ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटास वगैरह हो जाएंगे। इफेक्टर्स को उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई अब आपने जो है वो ओपन होना है ताकि ट्रांसपायरेशन हो सके, बॉडी में से पानी बाहर निकलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा
कौन रिसीव करेगा सबसे पहला मैसेज, ये 3 सिस्टम अगर काम करेंगे एक साथ तो फीडबैक सिस्टम बन जाता है। अब बॉडी को पता चल गया कि उसने कैसे काम करना है और कब करना है और किस मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। बॉडी को कब पता चला, जैसे ही रिसेप्टर्स पे लाइट पड़ी बॉडी को पता चल गया। बॉडी ने मैसेज किसको भेजा, न्यूक्लियस को भेजा। न्यूक्लियस ने आगे इफेक्टर को मैसेज ट्रांसफर किया कि भाई अब तुम्हें स्टोमेटाज ओपन करने चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन बाहर की तरफ जो है वो ड्रॉपलेट्स या वेपर्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे और प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट में कूल डाउन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो 3 काम समझ आ गए भाई। चले आगे चलते हैं। रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज एंड ट्रांसफर इट टू द ब्रेन सेल्स और न्यूक्लियस। रिसेप्टर ने फौरन से क्या किया, ब्रेन के चेंज एक चेंज है उससे डिटेक्ट किया और सीधा किसको भेज दिया, न्यूक्लियस को भेजा। अब न्यूक्लियस ने क्या किया, न्यूक्लियस ने चेंज को एनालाइज किया कि भाई मुझे, पहले उसने दिमाग में अपने सोचा कि मुझे अब करना क्या चाहिए। एक स्टेप लेने के लिए पहले अच्छी तरह सोचना पड़ता है, इसी तरह दिमाग ने या न्यूक्लियस ने पहले सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर इसने मैसेज सेंड किया किसको, इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स ने क्या किया, इफेक्टर्स ने जनरेट द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंटरनल चेंज। अब उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया, यानी कि अब उन्होंने काम किया किस चीज के लिए, इंटरनल चेंज को अचीव करने के लिए, इंटरनल चेंज को नॉर्मलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, कि जो अंदर चेंज होना शुरू हो गया है उसको स्टेबल करने के लिए उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब वो क्या है, गार्ड सेल्स परफॉर्म दी ट्रांसपायरेशन। जो गार्ड सेल्स हैं वो कहाँ मौजूद है, स्टोमेटा के पास है, ठीक है। यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके थ्रू होती है, गार्ड सेल्स के थ्रू होती है। जो दरवाजे बने हुए होते हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि गार्ड सेल्स जो है वो क्या होते हैं, बाहर मौजूद होते हैं स्टोमेटा के, ठीक है। जो ओपन होते हैं और जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। अच्छा जी, इसने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया, किसको भेजा रिस्पॉन्स, इन्होंने जो है वो गार्ड सेल्स को भेजा। उन्होंने गार्ड सेल्स ने क्या करना शुरू करा, ओपन हो गए और उन्होंने ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करी हाई टेम्परेचर में, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बॉडी का कूल डाउन हो सके। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह होगा, तीनों टाइप्स आपको भी समझ आ गई होंगी कि किस तरह से इंसान को किसी भी प्लांट को पता लगेगा। अब पॉजिटिव फीडबैक, 2 तरह की टाइप्स होती हैं फीडबैक सिस्टम की, फीडबैक सिस्टम ही पढ़ रहे थे ना आप लोग। तो 2 तरह की टाइप्स है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, when body work in opposite effect, one thing is increase and the body decreases it। बॉडी में अगर एक चीज बढ़ रही है तो बॉडी क्या करना शुरू करेगी, उसे कम करना शुरू कर देगी, सही, ओपोजिट इफेक्ट होंगे। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज हमारी बॉडी उसको जो है वो नॉर्मलाइज यानी स्टेबल करने के लिए क्या करेगी, उस चीज को कम करना शुरू कर देगी। जैसे हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, सही है, ग्लूकोज अगर बढ़ गई बॉडी के ब्लड में अगर आपके पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है पेनक्रियास से और फिर क्या करता है, वो ब्लड की ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है, सही। तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड शुगर स्टेबल कंडीशन में रहती है। अब एक चीज आपकी बॉडी में, आपने बहुत सारा शुगर खा लिया, बहुत सारी ग्लूकोज आपकी बॉडी में जमा हो गई है, अब क्या होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज जमा हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज जमा हो गया, आपका जो है वो बॉडी वर्क सही तरह नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब पेनक्रियास का क्या काम है, बॉडी क्या कर रही होती है, बॉडी जो है वो आपके पास एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रही होती है जो क्या करता है, उस इंसुलिन को एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो कि इंसुलिन है, और वो इंसुलिन क्या करेगा कि उस ब्लड शुगर को कम करने का काम करेगा। जैसे ये देखें, एक चीज क्या थी, बॉडी में बढ़ रही है, क्या चीज बढ़ रही है, ये ग्लूकोज है, जो एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ये ग्लूकोज बढ़ रही है, इंसुलिन को छोड़ा गया, पेनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज किया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्लड शुगर डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो बॉडी जो है वो नुकसान से बच गई। तो इस चीज को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जो कि ओपोजिटिवली वर्क कर रहा होता है। एक चीज अगर ज्यादा हो रही होती है बॉडी में तो वो उसको क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ दूं प्लांट के हवाले से, तो पॉजिटिव फीडबैक में आपके पास क्या आ जाएगा, वही थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस, कि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है तो क्या चीज डिक्रीज कर देती है, ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ आई मेरी बात, कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर सनलाइट की वजह से इंक्रीज होता है तो बॉडी में क्या चीज बढ़ जाती है, आपके पास ट्रांसपायरेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है।
तो ये हो जाता है ऑपोजिट इफेक्ट। एक चीज बढ़ना शुरू होती है तो दूसरी चीज को क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या चला जाता है भाई, इसका ये ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली। अब दोनों चीजें क्या हो रही होंगी, या तो दोनों चीजें बढ़ा रही होंगी के बॉडी वर्क इन इक्वल इफेक्ट, बॉडी जो होती है वो इक्वल इफेक्ट में काम कर रही होती है। वन थिंग इज इंक्रीजेस, एक चीज अगर बढ़ रही है तो बॉडी उसको भी बढ़ाना शुरू कर देगी, फिर बॉडी क्या करेगी, उसको बढ़ा देगी। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ द मोर ऑक्सीटोसिन इन द लेबर। ऑक्सीटोसिन क्या है आपके पास, ये आपके पास एक जो है वो डिलीवरी के टाइम पे या लेबर पेन्स जब होते हैं ये तब रिलीज करता है बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही लेबर पेन को इंक्रीज करना होता है तो ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑलरेडी तो रिलीज हो रही है बॉडी में, ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब बॉडी क्या कर रही होती है, उसे और बढ़ा देती है ताकि जो है वो लेबर पेन कम हो, या मतलब जो है वो डिलीवरी जल्दी हो सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ दी मोर ऑक्सीटोसिन, बॉडी में ऑक्सीटोसिन तो रिलीज हो ही रहा है, वो नॉर्मल कंडीशन है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी को और बढ़ा देती है, उस ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा रिलीज करवा रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो है वो डिलीवरी जल्दी हो सकती है। अब आपके पास इसकी एग्जांपल में मैंने एक एरोज को शो किया हुआ है, दोनों एरोज देखो ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ तो रहा है, नॉर्मली बढ़ रहा है, और बॉडी और क्या करेगी, उस लेवल को भी बढ़ाना शुरू कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो है वो फीडबैक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे ओस्मोसिस से, ओस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम इसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डीपली ओस्मो रेगुलेशन को पढ़ेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन में हम करते क्या हैं, किस किस तरह से आपने ओस्मोसिस को पढ़ा था। इसके अलावा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।